सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो, रीट का भी टॉपिक है और कंपटीशन में भी इम्पोर्टेंट है। मोस्टली रीट के लिए 11th 12th वाले बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। एक बात बता देता हूं, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए, सिर्फ आईएएस को छोड़कर, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा इसमें और मैटर पढ़ना पड़ता है। जो प्री एग्जाम है उसमें तो इतना काफी है, बाकी सब के लिए मैं एक चार्ट मैंने लिखित में बनाया हुआ है। अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर वो चार्ट डाल दिया जाएगा। आपने सिर्फ वीडियो को देखना है। लिखित मैटर में आपको मेरे पास हस्तलिखित है। उस टेलीग्राम जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है, तो उसमें ये अपलोड कर दिया जाएगा। अब आपको ना कहानी को समझना है। 8वीं की बुक रीट वाले पढ़ रहे हैं तो उस बुक में इतना मैटर दिया नहीं, तो 11वीं में जो लगी उसमें मैटर जो दिया हुआ है। तो मैं कुछ एनसीईआरटी का तो सार निकाल के आपके लिए ये मैंने मैटर तैयार किया है। तो फेथ करके इसमें ये कर लें। अगर इसमें क्वेश्चन आता है, पहली बात आएगा ही, तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बस वो आप थ्योरी पढ़ लेना। वो नॉर्मल बात है, 8वीं की बुक में कितने कोई प्रश्न इतना बन नहीं रहा, नॉर्मल है, उसको अध्ययन कर लेना। जितने भी पॉइंट वो दिए हुए हैं, हाँ, वो एग्जामिनर ऐसा कर सकता है अगर उसमें से क्वेश्चन बनाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो जितने पॉइंट दिए हुए ना, कृषि पर प्रभाव, धन निष्कासन, विउद्योगीकरण, वो जितने पॉइंट हैं उनको आप अच्छे से पॉइंटों के नाम याद कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। जितने भी आ गए हैं लाइव पर सबका वेलकम है। मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं, ट्रिक से भी करवाऊंगा, वैसे भी दोनों ही तरह से। जब वीडियो खत्म करेंगे तो आपके ये टॉपिक याद होगा। इससे पहले वाला जो टॉपिक है, देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति या भारतीय राज्यों के प्रति, दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। वो टॉपिक कुछ उसके फैक्ट आज हम क्लियर कर लेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कहानी जो शुरू होती है, देखो 8वीं की बुक के ये कुछ तथ्य हैं, 11वीं की बुक के भी। देखो, भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि भारत से रेशमी सूती वस्त्र, नील, मसाले, अफीम, ये सब प्रश्न आए हुए हैं। नील, मसाले, अफीम प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है कि भारत से अंग्रेजों से पहले, भारत से जो अंग्रेजों का 1757 प्लासी के बाद इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को दबोच लिया, उससे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो क्या क्या चीजें यहां से निर्यात होती थी? अफीम भी यहां से भेजी जाती थी। अफीम का नाम सुनते, हाँ चलो पता ही है आपको। नील, मसाले, रेशमी सूती वस्त्र, ये बहुत मात्रा में भेजे जाते थे। और इनके बदले में विदेशों से यहां सोना और चांदी बहुत मात्रा में आता था। तो भारत के पास अपार संपत्ति थी सोने की मात्रा की अगर बात करें। तो अंग्रेजों ने जब दस्तक दी, मैंने दस्तक भी लिखा हुआ है, कहानी सारी दस्तक से दीवानगी तक की है। ये कहानी है दीवानी। अरे एक नाटक चलता है, उसमें कौन सा है जिसमें कहानी होती है? तो दीवानी, दस्तक से दीवानी तक, दीवानगी तक की कहानी है। 1717 से 1765 तक का सफर है, जब भारत को दबोचने का काम अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दिया। तो अब यहां से प्रश्न बनने शुरू होते हैं। पहले नॉर्मल अगर कोई प्रश्न बनता है तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1717 की बात है, मुगल बादशाह फर्रुखशीर, क्योंकि आपको पता है व्यापारी के रूप में अंग्रेज यहां आते हैं, व्यापार कर रहे थे, तो व्यापार करने के लिए उनको टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन 1717 में निकम्मा मुगल बादशाह फर्रुखशीर, औरंगजेब के बाद निकम्मा ही थे, फर्रुखशीर क्या करता है, अंग्रेजों को 3,000 रुपए सालाना, भाई 3,000 रुपए आप वार्षिक हमें दे दो, उसके बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना पैसा दिए आप क्या करो, 3,000 वार्षिक दे दो, जितना मर्जी व्यापार करो, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, मैं आपको दस्तक जारी करता हूं। एक आईडी कार्ड बना दिया। दस्तक होता है शाही फरमान। दस्तक, दस्तक किसने, राहत इंदौरी साहब कहते, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? तो कईयों को समझ भी नहीं लगा होगा।
तो दस्तक जो है, दस्तक से काम स्टार्ट करता है, ये आपका पहला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह दस्तक जारी करता है। दस्तक क्या है? एक आई कार्ड है जिसके द्वारा वो फ्री में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार कर सकते हैं। तो ये सोने की चिड़िया है, उसको लूटना स्टार्ट कर दिया। 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी और कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर लेने की परमिशन मिल जाएगी। देखो अंग्रेजों ने क्या किया, व्यापारी के रूप में आए, सारी बातें काम की है, ध्यान से सुनना, यहां से सत्य असत्य की बातें निकल सकती है क्योंकि काफी टफ पॉइंट है। मैं कहता हूं आप बने रहे लाइव पर और ध्यान से सुने। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद धन निष्कासन शुरू होता है। एक बार पूछा गया प्रश्न है कि धन निष्कासन की शुरुआत होती है 1757 प्लासी की घटना के बाद। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना कब्जा जमाना शुरू किया और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। जितने अभी लाइव में आ रहे हैं, स्टार्ट होने, टॉपिक तो स्टार्ट हो गया, सभी का स्वागत है, निश्चिंत रहें। सबका पेज एक, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, एक चार्ट 25-30 क्वेश्चन बन रहे हैं, उतना कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 1757 के बाद धन निष्कासन शुरू हो गया। देखो अंग्रेजों ने भारत को कितनी तरह से जकड़ा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अभी कृषि बिल चल रहे हैं, आप कहोगे वो तो आपके काम का नहीं है, रीट का है। ध्यान देने वाली बात है, अंग्रेजों ने भी कृषि बिल लागू किए थे। कृषि बिल अंग्रेजों के भी 3 ही थे, उनको ये नाम देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, अरे डस्टर 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 कहां गया, अंग्रेजों के 3 कृषि बिल। डस्टर अपना बड़ा शानदार है, ये चलो, अंग्रेजों के 3 कृषि बिल, आज के भी कृषि बिल है। अब उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजों ने जो कृषि बिल दिए थे किस तरह से उन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया। आज के कृषि बिल की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजों के कृषि बिल की, क्योंकि ये हमारे टॉपिक में लगता है अंग्रेजों का कृषि बिल। तो कृषि बिल चर्चा में है, आपको बता दूं तो अंग्रेजों का कृषि बिल, इससे प्रश्न पूछने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। क्यों कह रहा हूं ये बात आप समझते हो, राजस्थान के हो आप। तो देखो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जो प्रभावित किया उसने कई तरह से किया। कृषि को प्रभावित करते हैं, उद्योगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है, हस्तकला उद्योग और जो बुनकर उद्योग था उनको। फिर बात आती है धन निष्कासन की। यहां से 2-4 प्रश्न बनते हैं। पहले व्यक्ति हुए दादा भाई नौरोजी। कहानी को सुन लो, सब लिखा मिल जाएगा। ये मत अब कुछ कमेंट करेंगे सर इधर हो जो, वो लेना, स्क्रीनशॉट लेना, ऐसे करना है, आप ध्यान दे दें, आप ही के लिए काम कर रहा हूं। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया भाई, दादो बडेरो आदमी हुआ नहीं, वो ही समझाए करे भाई, टाबरो इं होने लाग रही है, टाबर माने को नहीं। दादा ने कह दिया धन निष्कासन की, भारत का धन जो है विदेशों में जा रहा है। और दादा भाई नौरोजी ने, ताजुब की बात है जो आंकड़े दिए 1872-73 में दादा भाई नौरोजी, हालांकि पहले के आंकड़े हैं 37 से शुरू हुए थे, और 72-73 में जो दादा भाई नौरोजी ने आंकड़े दिए, 11वीं की बुक गई तथ्य हैं ये बताया था कि 274 लाख पौंड वार्षिक, 274 लाख पौंड। अब देख लो, 1 पौंड की कीमत 100 रुपए है। 274 लाख पौंड वार्षिक विदेशों में अंग्रेज अपने देश में लेके जाते थे भारत से। तो देखो कितना पैसा जा रहा था। तो प्रश्न हमारे काम का कि धन निष्कासन सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। इसको इंग्लिश में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, तो सीधा भी पूछा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी, दादा भाई नौरोजी ने। तीसरी बात, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी नाम याद आते ही 1906 का अपने अधिवेशन याद रखना है कांग्रेस का। ये दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पेज में लिखी हुई है, मिल जाएगी। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक थी पॉवर्टी वाली, उसमें दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत की थ्योरी दी। ये जो थ्योरी है वो दी है, और दादा भाई नौरोजी ने सारे आंकड़े दिए, प्रति व्यक्ति आय भी बताई थी 20 रुपए हैं, और बताया कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज जो है कितना पैसा विदेशों में लेकर जा रहे हैं।
अंग्रेजों ने कृषि को प्रभावित किया। अब हम यहां आते हैं, कृषि को अंग्रेज किस तरह से प्रभावित करते हैं। देखिए, उन्होंने एक टेक्निक के आधार पर काम किया था। अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए सीधे युद्ध नहीं किए, उन्होंने योजना के सहारे काम लिया। उनको पता था भारतीय मूर्ख हैं, जितना मर्जी इनको लड़ाओ, फूट डालो, राज करो। अंग्रेज देखो 1600 के बाद देखो 1607 में पहला आया व्यापार की परमिशन लेने के लिए, 8 में, 11 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं वो। तो 1611 के बाद 1757 में देखो पहला युद्ध लड़ते हैं। इसी बीच सारे सालों में 100-125 साल में उन्होंने भारत को समझा और सारी कमियों को नोट करते गए, फिर उन्होंने अधिकार किया। ये एक स्ट्रेटेजी होती है। तो कृषि पर प्रभावित कैसे किया? भू राजस्व व्यवस्था को लागू करके। अब अपना ध्यान बनाए रखना, यहां से इस सारणी से प्रश्न बहुत बनते हैं। एक मार्कर गायब हो गया भाई, मारो ही हो। चलो इसी से काम चलाते हैं, मार्कर अच्छा था वो, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ लाइव पे, शेयर कर दो, पुण्य की प्राप्ति होगी। और जो अभी अभी आए हैं, पहले के आए हैं, लाइक हैं तो लाइक कर दो। हमारा तो यही है हौसला, आपका लाइक और आपकी शेयरिंग। चलो बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने 3 कृषि बिल बनाए। 3 कृषि बिल। अब इसके बाद मैं ना इस सारे मैटर को डायग्राम, एक मैप बना के भारत का नक्शा आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, बातें सुन लो। अंग्रेजों ने जो 3 कृषि बिल बनाए, एक का नाम स्थायी बंदोबस्त, दूसरे का महलवाड़ी बंदोबस्त, तीसरे का नाम रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। अब देखो, इसको मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ना, माइंड में ट्रिक रख लेना। स्थायी महल रेत का, स्थायी महल रेत का, माइंड में ट्रिक रखना, स्थायी महल रेत का। लेकिन रेत का महल आपको पता है स्थायी नहीं होते। चलो ये भी स्थायी नहीं रहेगा। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1790 में 10 वर्ष के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्ष के लिए, ध्यान रखना स्थायी बंदोबस्त पहले स्थायी नहीं था, इसको स्थायी कब किया जाएगा? 1793 में। कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? शुरुआत 1710 में, 90 में 10 वर्ष के लिए हुई। लेकिन यह पूछा जाए कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793, याद रखना है आपको। यहां स्थायी कर दिया। स्थायी बंदोबस्त को मालगुजारी बंदोबस्त 8वीं की बुक में दिया है कि डायरेक्ट लूट के लिए अंग्रेजों ने कौन सा उपाय अपनाया था, ठीक है, तो वो था मालगुजारी। तो इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है इसको, मालगुजारी बंदोबस्त भी, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, काफी नाम है। ये 2 नाम से प्रश्न पूछा जाता है, दोनों लिख दिए, पेज में सारे नाम लिखे हुए। अब ये किस क्षेत्र में लागू होती है? देखो आपको ना एक छोटी भारत बनाता हूं यहां पर। उस समय का भारत यहां से था, सिंध सुंध ये सब भारत में ही आते थे, ठीक है। रीड मुनरो बाद में लिख देंगे अपने। लो जी, ये सब यहां आता था और ऐसे ऐसे करके चला जाता था इधर। फिर ये प्रोग्राम काफी बड़ा था। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में जो चीज लागू की उसको नाम दे दिया स्थायी बंदोबस्त। यहां पंजाब है, मध्य प्रांत यानी के अपने मालवा यानी के मध्य प्रदेश का इलाका, और यूपी का अवध और आगरा, अवध आगरा। तो ये सारा क्षेत्र ये जो था यानी के उत्तर और पश्चिम सीमा प्रांत, यहां पर अंग्रेजों ने जो व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त उत्तरी कर्नाटक में भी था लेकिन मूल रूप से यहां जो बंदोबस्त लागू किया वो महल, और इस क्षेत्र में जो था वो था रेत। तो स्थायी महल रेत का। सीधे सीधे छोटे प्रश्न आए। दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। उत्तरी पश्चिमी भारत में कौन सी थी? महलवाड़ी। और पूर्वी भारत में कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त। एक बड़ा एक खांचा आपके दिमाग में फिक्स हो गया कि स्थायी महल रेत का। दिमाग में, माइंड में फिक्स रखना, मैप के अनुसार उत्तरी दक्षिणी पूर्व पश्चिम होता है, तो स्थायी महल रेत का, स्थायी महल रेत का, ऐसे माइंड में फिक्स करना। मैं कहता हूं छप जाएगा।
चलो इसको अभी दौड़ देते हैं। टाबरो बने रहो, 2-4 और शेयर कर दो। आ लियो जी, रीड और मुनरो आपा इथे लिख दिने आ, लिखता जी। चलो अगे बढ़ते हैं हम। तो इधर पूर्व की तरफ कौन कौन से? बंगाल, बिहार, बनारस। बनारस जो वाराणसी, यहां यूपी नहीं लिखा क्योंकि पूरे यूपी में यह लागू नहीं है। यूपी के ज्यादा इलाके में यह व्यवस्था लागू थी, महलवाड़ी। तो यूपी का बनारस जो है वहां पर चुनार्थ जो डंकन था, डंकन ने इसको लागू किया था। तो आपने कार्नवालिस को अच्छे से याद रखना है, डंकन चाहे भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। बंगाल, बिहार, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त लागू था, कार्नवालिस ने लागू किया। अब यहां से काफी प्रश्न बनते हैं। स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन था? जमींदार। 8वीं की बुक पढ़ी है, अगर मैं प्रश्न एक पूछ लूं, स्थायी बंदोबस्त जो था, आपके लिए प्रश्न है, यह प्रश्न भी आपके लिए है, ईस्ट इंडियन मैन क्या था? ईस्ट इंडियन मैन क्या था? दूसरा कि जो स्थायी बंदोबस्त था वो स्थायी अंग्रेजों ने किसके लिए स्थायी किया? जमींदारों के लिए, किसानों के लिए या कंपनी के लिए स्थायी था, या सभी के लिए? तो बताओ, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके लिए स्थायी था? लास्ट में मैं बता दूंगा। चलो अपने ऐसा ऐसा करके लिख लेते हैं ताकि मेरे याद रह जाए, बाकी कमेंट करके याद करवा देना, ठीक है। फिर बात आती है कि स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत इलाके में था? इस पर मोटी मोटी बात करें, स्थायी महल रेत का 19, 30, 51। स्थायी महल रेत का 19, 30, 51, बस रट लो। ये 19% इलाके पर था, महलवाड़ी 30% इलाके पे था, रेतवाड़ी 51% इलाके पे था। स्थायी महल रेत का ऐसे करके फिक्स कर लो, ठीक है। फिर बात आती है कि इसमें सरकार का हिस्सा था 10/11% और जमींदार का हिस्सा था 1/11। सरकार ने जमींदार को कह दिया, ऊंची ये ठेकेदारी प्रथा है, जिसने ऊंची बोली लगा दी कि इतना इलाके में से मैं आपको कर लाके दूंगा, तो वो जो था क्षेत्र उस जमींदार को दे दिया जाता था। भूमि का मालिक उसका जमींदार होता था। सारी टेंशन जो थी भू राजस्व देने की, वो किसकी थी? जमींदार की। तो सरकार उसको कहती थी, भाई 100 में से 11 रुपए तेरे, 89 हमारे। 11% हिस्सा जो था वो जमींदार का 1/11, और 10/11 यानी कि 89% हिस्सा किसका था? सरकार का। ये सारे प्रश्न हैं, मुड़ाई मिड़ाई है धान दे। सूर्यास्त कानून, ये भी पूछा गया प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की जो व्यवस्थाएं थी उसमें से सूर्यास्त कानून किसमें लागू था? यह था स्थायी बंदोबस्त में। फिक्स एक दिन दिया होता था कि इस दिन आपने टैक्स आके जमा कराना है, नहीं तो आपकी जमींदारी चले जाएगी। तो जो जमींदार था, टैक्स जमा कराने के लिए दिन तो फिक्स दिया होता था, टाइम होता था उसके लिए सूर्यास्त कानून, कि सूर्यास्त से पहले पहले आपको भू राजस्व जमा कराना है। यह हो गया स्थायी बंदोबस्त। अब हम बात करते हैं महलवाड़ी बंदोबस्त। महल का मतलब होता है गांव या समूह। महलवाड़ी बंदोबस्त को तालुकदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तालुकदारी इसको अवध में कहते थे मुख्य रूप से। यह प्रश्न एक बार आया है मिलान करने में कि तालुकदारी व्यवस्था, और सामने था बंबई, तो यह गलत था। तालुकदारी व्यवस्था कहां है? अवध में। अवध में प्रचलित थी। महलवाड़ी को मैकेंजी ने शुरू किया। मैं महलवाड़ी में मैकेंजी, हालांकि मुनरो भी मैं से है, लेकिन वहां मैं अलग ट्रिक बता दूंगा आपको, वो तो बहुत अच्छा है। मुन्ना जो है रीड कर रहा है, रेत में बैठा बैठा बर है, ठीक है। और रीडिंग कौन सी कर रहा है? एमबीए की। एम से मुंबई, बी से पता नहीं क्या है, एम से मद्रास, बी से बनारस, ए से असम। तो उस पर बात कर लेंगे अपनी। महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम इसको लागू करता है मैकेंजी। ये उत्तर पश्चिमी भारत में थी। पंजाब का अलग से नाम देकर पूछा गया। जो कृषि बिल के लिए पंजाब सड़कों पे और बहुत सारे राज्य अब साथ में है, उतरा है, तो उस पंजाब में कौन सी व्यवस्था थी? याद कर लो, महलवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों के 3 कृषि बिल हैं, इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यूपी के आगरा और अवध में इसको सर्वप्रथम लागू किया था प्रयोग के तौर पर 1819 में मैकेंजी ने।
और पूरे भारत में जो 30% इलाका था उसमें इसको 1833 में लागू किया गया। अब 2 सन है, आप कैसे याद करोगे? महलवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम इसको लागू करते हैं 1819 में। और अगर पूछा जाए, अगर आपके लिए देखो ऑप्शन में सभी दोनों सन होंगे नहीं, या तो होगा 1819 या 1833। बाकी सन जो पूछा जा सकता है 1793 पूछा जा सकता है और 1792 दूसरे के चांसेस बहुत कम है। मैकेंजी और कैप्टन बर्ड, इन दोनों का योगदान है, ये सीधे पूछे जाते हैं, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। महलवाड़ी से तो मैकेंजी और बर्ड हैं। बर्ड जो कैप्टन बर्ड था, इसको उत्तरी भारत की भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है बर्ड को। तो मैकेंजी बर्ड का जो योगदान है महलवाड़ी बंदोबस्त लागू करवाने में है, ये इस इलाके में लागू की गई है। इस समय भूमि का स्वामी किसको माना गया? महाल को या पूरे गांव को? भूस्वामी कौन है? गांव है। भू राजस्व कितना था? 66% था प्रारंभ में, यानी कि 2/3। बाद में इसको 50% कर दिया, यानी कि 1/2। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ये ब्रिटिश भारत के 30% इलाके में लागू था। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, जबकि टाइम पहले बताया हुआ है आपको। लाइक कर दो वीडियो को, उन लाग सी भाई और लगूगा रीड थोड़ा सिलेक्शन हो जाऊगा। लाइक कर दो, 2-4 जने शेयर कर दो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी, रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। तो भूमि का स्वामी कौन हो गया? किसान हो गया। भूस्वामी कौन है? किसान। इस समय टैक्स इसमें कितना था? 50%। अब देखो, अगर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न की भाषा समझनी है आपने। अगर पूछ ले कि रैयतवाड़ी में टैक्स कितने प्रतिशत था, तो वो 51 भी देगा और 50 भी देगा और ये भी देगा। तो आपने ध्यान रखना है कि उसने टैक्स पूछा है तो टैक्स 50% लिया जाता था किसानों से। लेकिन अगर पूछता है कि ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत इलाके में ये थी, प्रश्न की परिभाषा कितने प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत अगर पूछा जाए तो ये देखो 19, 30, 51, 19, 30, 51। इनमें ये चीजें अगर ना भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। रीट के लिए तो दूसरे कंपटीशन वाले हैं वो कर सकते हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए। कोई बड़े कंपटीशन की तैयारी, देखो हर वर्ग जो कंपटीशन वाले इसको देखेंगे, क्या पता किस किस के सीध में वीडियो आ जाए भाई। चलो, रैयतवाड़ी। अब आपने ना इसको समझने के लिए, क्योंकि सारी कहानी ना रोड़ गिदोड़ हो जाती है, इसको समझने के लिए माइंड में फिक्स करना है। मुन्ना है, मुन्नी नहीं है, क्योंकि मुन्नी तो बदनाम हो गई। किसके लिए? मुन्नी बदनाम हो गई। तो ये है मुन्ना। मुन्ना रीड कर रहा है क्या? एमबीए की तैयारी करता है मुन्ना। रीड कर रहा है, 12 बैठा है भाई रेत में। मुन्ना रीड कर रहा है एमबीए, ठीक है, 12 बैठे हुए है रेत में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड ने शुरू की, रैयतवाड़ी रीड ने शुरू की, और उसके बाद इस पर काम करते हैं मुनरो। ध्यान रखना, ये भाई है थॉमस मुनरो। क्या पता बुरा टाइम हो, ऑप्शन में थॉमस मुनरो भी हो और हेक्टर मुनरो भी हो। हेक्टर मुनरो जो था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, सेनापति था 1764 के बक्सर के युद्ध में, वो हेक्टर मुनरो है। ये थॉमस मुनरो है, कोई पूछो ही ना के है। रीड, कैप्टन रीड ने 1792 में एक प्रैक्टिकल के लिए मद्रास के 12 महल जिले में इसको लागू किया। अब ध्यान रखो, ये सारे ऑप्शन दे दे, तीनों पूछ ले निम्नलिखित में से सबसे पहले किसको लागू किया गया, तो ये देखो सबसे पहले रैयतवाड़ी है। वैसे ये पूरे भारत में बाद में 1820 में लागू होती है, इसलिए इसको लास्ट में लिखा है। देखो 92, 93 से तो एक कम है 92, और 19 से एक ज्यादा है 20, ठीक है। तो 1920 में पूरे मद्रास में इसको लागू किया मुनरो ने। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, रैयतवाड़ी से संबंधित कौन सा नहीं है व्यक्ति, ये लागू करने वाले हैं इसको। एमबीए का मतलब ये किस इलाके में थी? एम का मतलब मद्रास, बी का मतलब बम्बई, ए का मतलब असम। इतने इलाके में ये लागू थी, ये ध्यान रखना।
मुन्ना रीड कर रहा है MBA, 12 बैठा है रेत में, ये बस फिक्स कर लेना आप। इसमें भूमि का स्वामी किसान था और ब्रिटिश भारत के 51% इलाके में ये लागू थी। अब कुछ एक बस सिर्फ मैं कहूं 2 या 3 मिनट की बात है, कुछ प्रश्न आपको लिखता हूं, आपको बताने हैं। और मैप में भाई स्क्रीनशॉट लेने की आदत है तो ले लो स्क्रीनशॉट। वीडियो देख ले अच्छे से चल रही है क्या? अरे चलो ठीक है, अच्छे से चल रही है, बढ़िया चल रही है, बने रहो। आज लाइट भी नहीं है, बिना लाइट के वीडियो बनाई जा रही है, जैसी भी बन रही है ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना। जितने भी टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, अगर वो कहें कि आपका टेस्ट लेना है, SST का टेस्ट बनाना है, हिस्ट्री का, मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री से लेक्चरर हूं मैं, तो अगर कहें टेस्ट बनाना है तो मैं आपको टेस्ट पेज पर बना के ग्रुप में भेज दिया करूंगा, स्वयं का मूल्यांकन कर लेना। अगर आप कहो तो कमेंट करके बता सकते हैं आप मेरे को। बाकी भी ज्यादातर को ये होता है कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री तो याद ही है। ये उस समय भारत ऐसा था, ठीक है। ये अब आपने देखना है 19%, मैप बना लेना अपनी कॉपी में, फिर अच्छे से याद हो जाएगा। और 30% और 51%। यहां रेत है, यहां मैल खड़ा है, ऊपर ही ऊपर मैल खड़ा है, बाद में वो रेत हो जाएगा। और ये है स्थाई, ये ध्यान रखना। अब इस तरीके से आपको जितने भी आंकड़े हैं यहां अपनी कॉपी में लिखते रहना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस तरह से अब बात जो है वो ये है कि इसमें से जितने तरह के प्रश्न मैंने बता दिए वो उस तरह के प्रश्न आएंगे। फिर अगर और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, धन निष्कासन का बता दिया, कृषि पर प्रभाव कैसे पड़ा, इस तरह से। अब देखो अंग्रेजों ने क्या किया, विउद्योगीकरण, औद्योगिकीकरण का दौर था। बुक में डायरेक्ट जिक्र नहीं किया आपकी 8वीं की में, लेकिन हम देखें तो 1813 से 1858 ईस्वी तक का इनडायरेक्ट रूप से जिक्र किया। उन्होंने लिख दिया 19वीं सदी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति। देखो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड में क्यों हुई औद्योगिक क्रांति? क्योंकि सालाना 274 लाख पाउंड तो भारत से जा रहे थे, उनके पास पैसा बहुत आ गया, पैसा आ गया तो उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें बना ली। तो जिस समय औद्योगिकीकरण, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उस समय भारत में विउद्योगिकीकरण हो रहा था। कैसे? भारत का उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कच्चा माल यहां से किसानों से सीधा, पहले तो उन्होंने ऊंची दर पर ले लिया, जो भारतीय उद्योगपति से, उन भारतीय उद्योगपति भी कच्चा माल लेना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगपतियों की एवज में कच्चे माल की कीमत ज्यादा कर दी एक बार, तो भारतीय लोग उनको कच्चा माल जैसे कपास देने लग गए, और जैसे ही मार्केट से भारतीय उद्योगपति निकल गए, उनके उद्योग धंधे बंद हो गए, अंग्रेजों ने उस कच्चे माल की कीमत डाउन कर दी। बड़ी साजिश के तहत उन्होंने आयात और निर्यात कर को बढ़ा दिया। निर्यात करते कच्चा माल कह देते थे भाई टैक्स ज्यादा लगेगा इसलिए थोड़ा कम रेट पर दो, आयात में भी टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। इस तरह से भारत में वो औद्योगिकीकरण का, जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत के उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, और उसको कहा जाता है विउद्योगिकीकरण। 8वीं की बुक में विउद्योगिकीकरण का जिक्र दिया हुआ है, जिससे भारत के हस्तकला उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, और मैं बात करूं तो जो सामान्य उद्योग थे, बुनकर समुदाय बिल्कुल समाप्त, खत्म हो गया था, वो सब नष्ट हो जाता है। अंग्रेजों ने एक बड़ी साजिश के तहत भारत को लूटा था। अब बात आती है ईस्ट इंडियन मैन क्या है। एक मैंने कहा था कि ये चलो बता देता हूं, स्थाई बंदोबस्त जो स्थाई किया था वो जमींदार के लिए स्थाई था, किसानों के लिए नहीं। आपको बताऊं समस्या यहीं से हुई। किसान, जमींदार क्या करता, अंग्रेजों ने कह दिया भाई 100 में से 11 रुपए आपके हैं और 89 किसके हैं,
89 अंग्रेजों के, मतलब 100 रुपया किसी व्यक्ति से लेना है, अंग्रेजों ने क्या दिए, वहां से 100 ले लेना, जिम्मेदार को कह दिया। जिम्मेदार क्या करता, वहां से लेता 200 रुपए, 11 अंग्रेज देते, 100 यहां से बच गया, जमींदार तो रखता है 111, और अंग्रेज कितना रखते, 89 ही रखते। अंग्रेजों को क्या पता था, जमींदार अपनों नहीं अपनों को, हमें तो अपनों ने लूटा, डैश डैश डैश, सब पता है आपको, बहुत ज्ञानी विद्वान हो। अच्छा, फिर बात आती है कि अपनों ने, जमींदारों ने अपने किसानों को लूटना शुरू कर दिया। इससे क्या है, अब उन्होंने, जमींदारों ने लूट लूट के अपने घर भर लिए। अंग्रेजों को पता था किसानों को लूट रहे हैं, उन्होंने कहा इनको लूटने दो, एक एक व्यक्ति को लूट के हम कहां पूरे आएंगे, ये सभी को लूट के अपना घर भर रहे हैं, बाद में हम इन्हीं को ही लूट लेंगे डायरेक्ट। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बाद में सभी के, जमींदारों की व्यवस्था भी चौपट हो गई थी। जमींदार देखो, हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो देशी रियासतों के राजा जो हैं वो अंग्रेजों का साथ देते हैं ज्यादातर। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उनको प्रधान बना दिया, उन्होंने भारतीयों को बहुत लूटा था, और वो कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां से जाएं। उनको राजाओं को ये लगता था कि भारतीयों को तो पता ही नहीं चल, अंग्रेजों को पता ही नहीं चल रहा कि हम ज्यादा पैसे ले रहे हैं किसानों से, ये भारतीयों से टैक्स हमने ज्यादा लिए। उनको पता था, वो देखते रहे कि एक बार हम किसानों, मुखिया को अपने अधिकार में ले, मुखिया जब जनता को लूट लेगा, उसके बाद जनता तो मुखिया के खिलाफ ही है, उसके बाद जो मुखिया है उससे हम क्या है, सारी व्यवस्था छीन लेंगे। फिर जो हम कल टॉपिक पढ़ेंगे ना, देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति, उसमें सब आता है, सहायक संधि में कैसे वो भारत को लूटते हैं। फिर गोद निषेध प्रथा के तहत फिर उन्होंने शासकों को लूटना शुरू कर दिया, शासकों के राज्य को हड़प लिया। तो ये सब एक टेक्निक के जरिए होता है। ये बातें समझने, अगर समझते हो ना, फिर अर्थव्यवस्था की कहानी आपको अच्छे से समझ आ जाती है। लेकिन अगर सीधा रटने की कोशिश करोगे, नहीं याद होगा। आज के कृषि बिलों को देखते हुए आपने क्या करना, तीन ये माइंड में रखना कि मैंने 3 कृषि बिल पढ़ने हैं, वर्तमान सरकार के नहीं, अंग्रेजों की सरकार के। तो देखो, जब उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्या नुकसान था, और उसके बाद 1875 में, आपकी बुक में लिखा हुआ है, 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ किसानों का। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि रैयतवाड़ी में, अब आपको पता है, भूमि का स्वामी तो किसान को मान लिया, पर 50% टैक्स था। किसान क्या करता, ये सत्य असत्य से संबंधित बातें हैं, इसलिए ध्यान से सुन लो। किसान क्या करता, अपनी भूमि को बचाने के लिए, टैक्स भरने के लिए शाहूकार के पास जाता, और शाहूकार से ऊंची दरों पर, उसको कहता भी 2 रुपए, जैसे अपने सैकड़ा ब्याज पे पैसे लेते हैं, तो ब्याज पे उनसे पैसे लेता और अंग्रेजों को देता रहता। उसकी संपत्ति किसकी हो गई, पैसे तो गिरवी तो रखनी पड़ती थी जमीन शाहूकार को, अब जमीन किसकी हो गई, शाहूकार की। पैसा किसके पास जा रहा है, अंग्रेजों से, तो किसान तो बेदखल हो गया। इसीलिए वो मजबूरन दक्कन में फिर विद्रोह होता है। एक बात 8वीं की बुक में दी हुई है, इस पे बात करते हैं। ईस्ट इंडियन मैन जो है वो बड़े जहाजों को कहा गया है, अंग्रेजी जो जहाज थे। फिर एक बात दी हुई है नील विद्रोह की, ध्यान रखना आप, नील विद्रोह अगर पूछा जाता है तो 8वीं की बुक में जो 2 पेज दिए हो अच्छे से पढ़ लेना। एक तो 1917 में गांधी जी के समय होता है, लेकिन उससे पहले प्रथम नील विद्रोह और होता है, उसको आपने अच्छे से देखना है। नील विद्रोह पर अपने यहां कोई बात नहीं करेंगे। इतनी बातें हो गई। इसका पेज आपको जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अभी भी कुछ लोग देखो अभी आए हैं, तो लाइक कर दो वीडियो को। और जिसको इसके जो पेजेस चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है ना फैक्ट है, फैक्ट कुछ एक कहानी मैंने समझा दी, जो बचे हैं, एक मैंने पहले रीड के लिए जो पेज बनाया था वो भी भेज दूंगा, और एक अब जो इसका चार्ट बनाया है वो भी भेज दूंगा। प्रश्न आपका मैं विश्वास दिलाता हूं गलत नहीं होगा। कमेंट करके ये भी बता देना कि आगे आपको कौन सा टॉपिक करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।